हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। डाउट फ्री क्लासेस में जो मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, इसमें एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी था। तो हिस्ट्री का जो टॉपिक था उसमें हमने गवर्नर जनरल को लिया था और गवर्नर जनरल के टॉपिक को हमने कंप्लीट भी कर दिया है। अब अगर आप क्रमबद्ध तरीके से एक बार देखे हैं या फिर छोड़ के वीडियो देखें तो मेरे आपसे आग्रह है कि आप जाके एक बार उसे डिटेल में देखें, जैसे मैंने पढ़ाया है जिस तरीके से क्रमानुसार देखें। मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जितना मैंने गवर्नर जनरल को होलिस्टिक अप्रोच में कवर किया है, अगर आप एक बार उसे पढ़ लेंगे और अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लेंगे तो आज तक जो आप गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं, समझते हैं, ये मैं कह सकती हूँ आपके नॉलेज में ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। और आप ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे जो रेयरली कभी एग्ज़ाम का जब लेवल टफ हो जाता है तो उसमें पूछा जाता है, तो आप गवर्नर जनरल से एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में गवर्नर जनरल का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर मुझे करवाना है, जो मैंने बोला था करवा दूंगी, लेकिन किसी वजह से मैं करवा नहीं पाई, तो मैंने सोचा ठीक है अभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग छोड़ते हैं और यहाँ आज देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल में जो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ या पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास हुआ उसके बारे में हम लोग एक पूरा पढ़ लेते हैं। पूरा क्रमबद्ध तरीके से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सा आयोग, कौन सी कमेटी गठित की गई है, उसके क्या प्रावधान थे, उसने अपने प्रावधानों में क्या कहा, किस तरीके से हमें जो है आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में विकसित की जाए, किस तरीके से विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाए, क्या प्रावधान किया जाए, उसमें कितने धन या राशि का आवंटन किया जाए, इस सब को पूरा डिटेल में हम लोग पूरा एक वीडियो में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आइए देखते हैं ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विकास। वैसे प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। चाहे प्राचीन काल में देखा जाए, वैदिक जितने भी ग्रंथ थे, पुराण थे, उनकी आप विशिष्टता को आज देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं जो फिर हमारे राजाओं के समय तक्षशिला, नालंदा या जितने भी विश्वविद्यालय थे ये विश्वविख्यात थे, यहाँ विदेशों से लेकर अध्ययन करने आते थे। लेकिन एक परंपरा ऐसी आई, हमारी शिक्षा का अवसादन या उन्नमन शुरू हो गया, फिर आज भारत की स्थिति है कि जब भी विश्व रैंकिंग विद्यालयों की निकलती है तो भारत के कोई एक विद्यालय या तो जो है बेंगलुरु, बॉम्बे, ऐसे कहीं जाके 200 में अपनी जगह बना पाते हैं। लेकिन एक टाइम था जब हम टॉप पे थे, शिक्षा के क्षेत्र में हम टॉप पे थे। तक्षशिला विश्वविख्यात विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय। ऐसा क्या हुआ कि जहाँ वर्चस्व था हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, आज हम इतने नीचे पायदान पर अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम देखते हैं। देखिए, जब ब्रिटिशों का काल शुरू हुआ, ब्रिटिशों ने यहाँ पे पूरा आधिपत्य अपना बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ स्थापित कर लिया, तो क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी और फिर काम उनको किससे लेना है, काम उनको जो लेना है वो जो है भारतीयों से लेना है। इसलिए उनके क्षेत्र में क्या होता है, संवाद की कमी महसूस होती थी, संवाद का अभाव होता था, जिससे क्या होता था वो ना कुछ अपनी बातें समझा पाते थे और ना भारतीय समझ पाते थे। तो उनको एक ऐसा वर्ग जो है बनाना था, एक ऐसा वर्ग विकसित करना था जो दुभाषीय का काम कर सके, अर्थात जो उनकी बातों को भारतीयों को अच्छे से समझा सके और भारतीयों को बातों को उनको अच्छे से समझा सके। तो उन्होंने एक द्विभाषीय वर्ग के विकास के लिए कुछ आधुनिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अंतर्गत इन्होंने पहले क्या किया, जो है 1761 में जब 1761 का समय था, उसमें किसका कार्यकाल है, 1781 का समय किसका कार्यकाल है। देखिए, मैंने जब गवर्नर जनरल का श्रृंखला पढ़ाया था तो मैंने जब भी उसमें कार्यक्रम उनके दिए थे, उनका कार्यकाल दिया था, मैंने कहा था आप इस पे ध्यान रखिए आगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे आपको डायरेक्ट कह सकती हूँ कि 1781 किसका कार्यकाल है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितने से कितने तक है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि 1781 किसका कार्यकाल है, ये कार्यक्रम किसके कार्यकाल में हुआ है, कौन गवर्नर जनरल था जो शिक्षा के क्षेत्र में ये विकास किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस पर जोर दे रही थी। यहाँ देखते हैं 1781 पहले क्या हुआ, जब ब्रिटिश आए उस समय जो है मुगल का साम्राज्य था, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसको, अरबी और फारसी साहित्य की रचनाएं हो रही थी। माना कि हिंदी और अन्य भाषाओं की भी रचनाएं हो रही थी, पर उसकी जो वरीयता थी उतना नहीं दी गई थी। तो इसमें क्या किया गया, जैसे 1781 में जब वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल चल रहा था तो इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा विद्यालय की स्थापना की, मदरसा कॉलेज या विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो अरबी और फारसी भाषा के साहित्य थे उनका अध्ययन किया जाए।
जाए, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग था वो बहुत बड़ा विद्वान था, उसको इंग्लिश, अरबी, फारसी इन सब भाषाओं का ज्ञाता था वो। इसलिए इनके साहित्य थे, इनके ग्रंथ थे, उनका अध्ययन करने के लिए इसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की और लोग भी उससे शिक्षा प्राप्त करें और खुद वो फारसी और जो अरबी साहित्य थे उनका वो अध्ययन कर सके। इसी के क्रम में क्या हुआ, फिर उसने जो हिंदू क्या पौराणिक या संस्कृत के जो साहित्य थे, पुराण हुआ, वेद हुआ, जो जितने भी ग्रंथ थे उसका अध्ययन करने के लिए उसने क्या कहा कि वो इतना निपुण तो नहीं था संस्कृत और हिंदी के साहित्य का अध्ययन करने के लिए। फिर उसने क्या किया, उसके दिमाग में आया कि हमें एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना कर देनी चाहिए, एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सांस्कृतिक जो ग्रंथ हैं, जो संस्कृत में ग्रंथ हैं, हिंदी में ग्रंथ हैं, तमिल में है, जितने भी भाषाओं में है, उनका इंग्लिश में अनुवाद हो, और इंग्लिश में जब अनुवाद हो जाएगा तो खुद इस ज्ञान को खुद वो पढ़ सकेगा और पूरे ब्रिटिशों को इससे अवगत करा सकेगा। इसी के तहत 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसने की? विलियम जोन्स ने की। और इसी के तहत गीता, भगवत गीता का अनुवाद हुआ। पहली ऐसी पुस्तक थी जिसका इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत भगवत गीता का अनुवाद जो है इंग्लिश में किया गया, विलियम किन्स ने किया था। ठीक है, आगे फिर देखते हैं 1791 में ही बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1791 में किसने की गई? बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसने की? जोनाथन डंकन ने की। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। देखिए ये किसका कार्यकाल है? 1800 किसका कार्यकाल है? किसका कार्यकाल है? वेलेस्ली का कार्यकाल है। वेलेस्ली ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज। देखिए जो कॉर्नवालिस ने सैनिक सुधार किए थे, सैनिकों के क्षेत्र में उसको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जो सुधार किए थे, सुधार तो करके चले गए, उन्होंने फौजी, दीवानी, अन्य न्यायालयों की स्थापना कर दी और थानेदार की नियुक्ति कर दी। फिर उनसे क्या हुआ? उनसे संवाद करने में बहुत दिक्कत आ रही थी ब्रिटिशों को। फिर उन्होंने क्या किया? एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो सैनिक है उनको भी शिक्षित किया जाए, सैनिकों को शिक्षित किया जाए। जैसे हम जो कोई भी नियम कानून सैन्य क्षेत्र में सुधार से संबंधित लाते हैं तो उससे अच्छे से वो समझ सके। और उनको शिक्षित किस में किया जाता था? अंग्रेजी माध्यम में। उनको अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षित किया जाता था। कहाँ किया जाता था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1813 में एक एक्ट आया जिसके तहत ये किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिशों के द्वारा या कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास और समृद्धि के लिए। लेकिन क्या हुआ? अब शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 1 लाख रुपए तो दिए जाना है, लेकिन कैसे शिक्षा? प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा? इसी के विवाद होने की वजह से जो है 10 वर्षों तक कोई भी अनुदान राशि जो है शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए आवंटित नहीं की गई। फिर क्या हुआ? 1835 में जब फिर इनको लगा ब्रिटिशों को नहीं, अब हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सुधार हो रहे थे, जैसे सती प्रथा का अंत हो गया, ठगी प्रथा का अंत हो रहा था, या भारतीयों के स्तर पे छोटे छोटे जगह पे क्षेत्रीय विद्यालयों की स्थापना हो रही थी। तो इससे उस दबाव में आके ब्रिटिशों को लगा नहीं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है और भी बृहद स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है। इसी के तहत पहली बार एक मैकाले सदस्य अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। किसके समय में किया गया? कैनिंग के समय में किया गया। ठीक है, 1835 में किया गया। और फिर जब इसने मैकाले ने अपना एक स्मरण पत्र रखा, उसने कहा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में बृहद सुधार की आवश्यकता है, पर शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम इंग्लिश रखने का इनका मेन मकसद ये था कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हमेशा अंग्रेज, क्योंकि देखिए शिक्षा क्या होती है? हमारा जो है आध्यात्मिक, हमारा मनोवैज्ञानिक, वैचारिक विकास करता है। शारीरिक विकास तो करता ही, लेकिन उसके साथ मनोवैज्ञानिक, वैचारिक और सांस्कृतिक विकास करता है। उनको लगा कि अगर हम शिक्षा का जो माध्यम है अंग्रेजी रख देते हैं, इससे कोई भी भारतीय वो रक्त और मांस से तो, रक्त और शरीर से तो भारतीय होगा, लेकिन उसका जो वैचारिक होगा, उसकी नैतिक शिक्षा जो होगी या आचरण होगा, वो कैसा होगा? ब्रिटिशों के प्रति हमेशा वफादार होगा। इसी के तहत इसने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के तहत जो है शिक्षा का माध्यम क्या करने की बात कही? अंग्रेजी माध्यम। अब देखिए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब क्या है? इसने कहा कि हमें जो यहाँ के भारतीय हैं, जो उच्च वर्ग के भारतीय हैं, उच्च वर्ग या शिक्षित, जो थोड़ा शिक्षित हैं, अच्छे परिवार से, हमें उनको शिक्षित कर देना चाहिए। उनको जब हम शिक्षित कर देंगे, वो अपने आसपास के क्षेत्रों को, जो निम्न वर्ग के अशिक्षित जो भारतीय हैं, उनको शिक्षित कर देंगे। अर्थात उच्च वर्गों को हमें शिक्षित कर देना चाहिए। उसके तहत धीरे धीरे छन छन के शिक्षा क्या हो जाएगी? समाज के निचले स्तर पर तक पहुँच जाएगी।
जाएंगे। इसी के तहत इसीलिए पूछा जाता है मैकाले का जो स्मरण पत्र था वो किस सिद्धांत पर था, तो किस सिद्धांत पर था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पे था कि हमें ऊपर वर्ग को शिक्षित करना है, नीचे के वर्ग अपने आप उनसे सीखते सीखते शिक्षित हो जाएंगे। और जो है शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया? अंग्रेजी। किस लिए रखा गया? क्योंकि एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो वैचारिक या नैतिक आचरण के रूप में हमेशा ब्रिटिशों के प्रति वफादार बना रहे। ठीक है, इसी के तहत इनका कार्यक्रम चलता रहा। फिर क्या हुआ 1854 में, क्योंकि जब यहाँ पे क्या किया गया, विश्वविद्यालय में सिर्फ शिक्षा देना प्रारंभ किया गया, प्रारंभिक स्तर पर कोई भी सुधार नहीं किया गया। तो क्या हुआ, फिर 1854 में कहा कि हमें अब शिक्षा देना तो कुछ विश्वविद्यालय की स्थापना करनी पड़ेगी। और वो विश्वविद्यालय कैसे होना चाहिए? ब्रिटिश में जो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं उनके जो है उनका जो मापदंड है उसके आधार पर होना चाहिए। इसी के तहत क्या हुआ, 1854 में ही वुड डिस्पैच आया। कौन सा? 1854 में वुड डिस्पैच। आप देखिए इस क्रम को याद करिएगा, कभी भी मैचिंग करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो 1854 में वुड डिस्पैच आया। किसके समय में आया? ये किसका कार्यकाल है? डलहौजी के कार्यकाल। मैंने कहा था ना, डलहौजी ने माना कि उसने व्यक्तिगत सिद्धांत लिया था लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे सामाजिक शैक्षिक सुधार भी किए थे। ठीक है, तो डलहौजी के समय में आया। इसमें क्या कहा गया कि जो है 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और उन विश्वविद्यालय का मापदंड किसके आधार पर था? लंदन की तर्ज पे था। तो ये 3 विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ है? कलकत्ता में है, मद्रास में है और बम्बई में है। ठीक है, इसने प्रावधान कर दिया गया। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब? विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में कैनिंग के समय में हुई। किसके समय में हुई? कैनिंग के समय। इसने प्रावधान रख दिया गया था, मतलब स्थापना का ये प्रावधान कर दिया गया कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। लेकिन उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर 1857 में कैनिंग के समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं और देखिए इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इसी को पूछा जाए भारतीय शिक्षा के सुधार से संबंधित है कौन सा ऐसा शिक्षा आयोग था जिसको भारतीय शिक्षा सुधार में मैग्ना कार्टा का उपाधि दी गई, तो कौन सी दी गई? वुड डिस्पैच। आप डायरेक्ट लगाएंगे वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा के क्षेत्र सुधार संबंधित मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी के तहत क्या किया गया? 1855 में ही शिक्षा आयोग, एक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। 1855 में शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसमें कमिश्नरी जो उनके कमिश्नर थे उस स्तर पर एक जो शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। फिर आता है 1882 में हंटर। देखिए नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं युद्ध करने जा रहे हैं, थोड़ा उत्तेजना भरा है, लेकिन ये भी शिक्षा से सुधार संबंधित था। किसके समय में आया? रिपन के समय में आया। ये किसका कार्यकाल है? 1882, रिपन का कार्यकाल है। इसने क्या कहा कि ठीक है, आप जो है उच्च शिक्षा को दे रहे हैं, आप जो है भारतीयों को या जितने ब्रिटिशर्स हैं उनको आप बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जिसकी नींव ही कमज़ोर होगी उस जो है महल का निर्माण कैसे हम मजबूती से कह सकते हैं कि वो महल बहुत मजबूत है। इसलिए हमें नींव को मजबूत करना होगा। और इसी हंटर आयोग ने प्रथम बार क्या किया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि हमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षा संबंधित सुधार करने चाहिए। अगर हमारा प्राथमिक स्तर ही नहीं सही होगा, उच्च स्तर पर जाके हम तो शिक्षा का एक संकेंद्रण हो जाए, एक संकुचन हो जाएगा। एक ऐसे वर्ग को शिक्षा प्राप्त कर सकेगा जो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके पास सुविधाएं रही हो, तभी वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा संबंधी सुधार किए जाए। और शिक्षा का जो माध्यम था, इन्होंने कहा था ठीक है, आप पहले जो क्षेत्रीय स्तर पर है वहाँ पे स्थानीय शिक्षा रखिए, जब वो माध्यमिक स्तर पे जाए तो वहाँ स्थानीय और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दोनों रख दीजिए। फिर जब वो स्नातक या उच्च स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा पे जाए तब आप अंग्रेजी भाषा को रख दीजिए। जिससे क्या होगा, कोई भी विद्यार्थी अपने क्षेत्रीय भाषा से समन्वय स्थापित करते हुए वो अंग्रेजी को धीरे धीरे सीख सकेगा और वो समझ भी सकेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रतिपादन किया था। और इन्होंने एक शिक्षा पर और जोर दिया था। इन्होंने कहा था प्रारंभिक शिक्षा देने के बाद अगर शिक्षार्थी का रुचि है कि वो किसी हस्तशिल्प या किसी वर्ग में जाना चाहता, तो यहाँ पर इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान किया था कि हमें जो है वैचारिक शिक्षा के साथ साथ या सिद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ हमें व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। क्या होता है? फिर आता है 1902 का कार्यकाल। 1902 किसका कार्यकाल है? कर्जन का कार्यकाल। इसने भी बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। इसने क्या किया? एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। और इसकी अध्यक्षता किसको थी? सर टॉमस रैले। विश्वविद्यालय आयोग
का स्थापना की, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की कर्जन के समय में। कब हुआ? 1902 में। किसकी अध्यक्षता में? सर टॉमस रैले। इन्होंने इनके स्थापना की और बोला कि जो विश्वविद्यालय में इस समय शिक्षा चल रहा है उसका जो स्तर है उसका आप जो क्या करिए, उसकी जांच करिए, उसका जो है निर्देशन करिए, अधीक्षण कीजिए कि वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो सही है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उसमें इन्होंने फिर जाँच किया और फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि ठीक है, जो शिक्षा का स्तर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, हमें इसमें सुधार करने के लिए हमें कुछ वित्तीय सहायता उनको देनी चाहिए, क्योंकि वो वित्तीय सहायता से जूझ रहे हैं। इसी तहत क्या किया गया कि 5 लाख प्रति वर्ष 5 साल तक अनुदान देने की बात की गई। कितना? अभी हमारा जो 1813 में आया था उसमें 1 लाख की बात की गई थी, इसमें क्या की गई थी? 5 लाख का जो अनुदान देना चाहिए और प्रतिवर्ष देना चाहिए और 5 साल के लिए हमें, जिससे जो है शिक्षा क्षेत्र में कुछ अच्छे सुधार को देखा जा सके। और इसी के तहत ने शिक्षा महानिदेशक की भी स्थापना की। किसकी? शिक्षा महानिदेशक की भी स्थापना की गई। और शिक्षा महानिदेशक प्रथम कौन थे? HW ऑरेंज। शिक्षा महानिदेशक, अगर पूछा जाए शिक्षा महानिदेशक का पद का सृजन सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में किया गया था? तो कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। और इसके सर्वप्रथम जो शिक्षा महानिदेशक कौन थे? HW ऑरेंज, इसके जो है प्रथम शिक्षक महानिदेशक थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ कर्जन तक का कार्यकाल आपका होता है। आगे देखते हैं हम 1917 में सैडलर आयोग आता है। 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की जाती है। अब बताइए 1917 किसका कार्यकाल है? जेम्स फोर्ड का कार्यकाल है। इसमें मुख्यतः कहा गया था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, जो स्थापना की गई थी डलहौजी के समय, प्रावधान रखा गया था उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। किसका? कलकत्ता विश्वविद्यालय की। लेकिन साथ में क्या हुआ, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ जो है भारत के जितने भी विश्वविद्यालय थे उनका भी इसमें जो है निरीक्षण किया गया। देखिए, इसके पहले क्या हुआ था, हंटर आयोग का रिपन के समय में आया था, उसके समय में ही 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये कब किया गया था? अब कार्यकाल देख लीजिए, उसे जब हंटर आयोग आया था। ठीक है, तो इसके पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद का विश्वविद्यालय 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो गई। फिर आया सैडलर आयोग के तहत जब जेम्स फोर्ड के आया। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने भारत के अन्य विश्वविद्यालय का भी अध्ययन किया। और इसमें 2 भारतीय भी थे, आशुतोष बनर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इसमें जो भारतीय भी थे, जो उनका आयोग था, एक कमेटी जो गठित की गई थी सैडलर के अधीन, उसमें जो कौन थे? आशुतोष बनर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये 2 भारतीय भी सम्मिलित थे। इसमें क्या कहा गया कि ठीक है, आपने प्राथमिक शिक्षा को विस्तार के लिए प्रावधान कर दिया गया, उच्च शिक्षा को आपने जो है अच्छा प्रसार और प्रसार के लिए वित्तीय अनुदान दिए, लेकिन हमें कुछ और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करने की ज़रूरत ये है कि पहले क्या होता था, मैट्रिक पास आप त्रिवर्षीय स्नातक में जो है प्रवेश ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप पहले मैट्रिक आप पास कीजिए, लेकिन उसके बाद जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा में भी आप 2 साल अपने आप को वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, फिर इसके बाद आप त्रिवर्षीय स्नातक में प्रवेश लीजिए। इससे क्या होगा, जो विद्यार्थियों का सोचने और समझने का बौद्धिक स्तर होगा उसमें अच्छा खासा विकास हुआ रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 10+2 के बाद त्रिस्तरीय स्नातक शिक्षा में प्रवेश करने की बात कही। और इन्हीं के समय में कुछ विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई, जैसे 1916 में मैसूर और बनारस में 1916 में मैसूर और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें भी सुधार किया गया। फिर 1917 में पटना में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, जो मैं ये आपको सन बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको मैचिंग में दे दिया जाएगा, 1920 दे दिया, 1921, 1918, 1917 इसके बाद दे दिया गया उस्मानिया विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, तो आपको ऐसे मैचिंग करने के लिए आ जाएगा। आप मैच कीजिए। अगर आपको एक का किस वर्ष उसकी स्थापना हुई नहीं पता रहेगा तो आपको मैच करने लगेगा कितना बड़ा कितना कठिन क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जितने भी सन दिए गए हैं सबको आप ध्यान में रखेंगे। जितने भी सन, चाहे किसी आयोग का सन दिया गया, उसके अध्यक्ष दिए गए हों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया, उसके जो मेन प्रावधान क्या थे आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आता होटांग समिति। हारटांग समिति किसके समय में आता है? 1800
1929 में आता है, लॉर्ड इरविन का समय होता था, लॉर्ड इरविन का समय में। इसमें कुछ यही फिर किया गया, जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें उसके स्तरों में जांच किया गया और बोला कि हमें प्राथमिक शिक्षा पर और जोर देने की और सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग आता है 1944 में। 1944 किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल होता है? बेवल का कार्यकाल होता है। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये किया गया कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। शिक्षा का स्तर स्थानीय भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है। ये उनके जो है बौद्धिक स्तर या उनके क्षेत्रीय जो व्यवस्था है उसके आधार पर की जाए कि उनका क्षेत्रीय स्तर क्या है, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है, उनके अनुसार 6 से 11 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और फिर कहा गया जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, उनको ट्रेनिंग दी जाए और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार उनको प्रशिक्षित किया जाए कि किस तरीके से अपने जो पढ़ाने के तरीके में वो सुधार कर सकें। और इसी के तहत ये मानसिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। किसका? मानसिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया कि ऐसे भी शैक्षिक जो पाठ्यक्रम है उसको हमें क्या करना, लागू करने की आवश्यकता है। आगे आता है भारत आज़ाद हो गया। फिर आता है राधा कृष्णन आयोग 1948। भारत आज़ाद हो चुका है लेकिन हमारे उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। राधा कृष्णन आयोग आया। इस समय क्या किया गया कि इन्होंने कहा ठीक है, जो भी शिक्षा स्तर चल रहा है ठीक है, हमें और भी विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा और जो है अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी का भी विकास करना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, मेडिकल कॉलेजों का भी स्थापना करनी चाहिए। मतलब हर क्षेत्र को, शिक्षा को इसने बहुआमी तरीक़ों से पकड़ा और कहा हमें एक आयोग की गठन कर देनी चाहिए, एक आयोग गठन कर देना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, तकनीकी हो, सभी शिक्षा का वो समग्र अध्ययन करे और अपने हिसाब से एक जो है नियम कानून बनाए और उसको लागू करे और उसको वित्तीय सहायता भी, मतलब वित्तीय क्षेत्र में उसे स्वायत्ता प्रदान कर देनी चाहिए। इसी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, इसकी जो है यूजीसी की स्थापना कर दी गई और 2018 में इसको भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी क्या कर दिया गया था? इसको भारतीय उच्च शिक्षा आयोग इसका नाम कर दिया गया था। और इसमें एक प्रावधान ये किया गया, इसका जो ये वित्तीय रूप से स्वायत्त था इसको छीन लिया गया कि अभी वित्तीय रूप से स्वायत्त नहीं होगा, ये जो है संसद के या जो भी शिक्षा संबंधित मंत्रालय होगा उसके अधीन ये कार्य करेगा। फिर आता है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से संबंधित कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो कब गठित किया गया? 1964 में कोठारी आयोग गठित किया गया और इन्होंने बृहद स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जो अपनी इन्होंने कार्य योजना प्रस्तुत की, उसमें क्या कहा कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। कैसे? 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। किसमें? मातृभाषा में शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक प्रदान की जाए। दूसरा इन्होंने कहा गया कि जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यय है वो बहुत कम है, वो जीडीपी का कितने % होना चाहिए? 6% होना चाहिए, जो नई शिक्षा नीति में भी कहा गया। लेकिन वर्तमान में हम जीडीपी का कितना % खर्च करते हैं? सिर्फ 2% से भी कम हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। सोचिए 1964 में यह प्रावधान किया गया कि हमें आवश्यकता है, अनिवार्यता है कि हमें 6% जीडीपी का जब हम खर्च करेंगे तब जाके हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। लेकिन क्या किया हम सिर्फ 2 पर आज वर्तमान समय में 21वीं सदी में भी हम 2 से कम % भी हम जो है अपनी जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। और इन्होंने त्रिभाषा फार्मूला का भी प्रावधान किया। त्रिभाषा फार्मूला का भी प्रावधान किया कि शिक्षा का क्षेत्र जो स्थानीय भाषा होना चाहिए, हिंदी अनिवार्यता होनी चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा को भी माध्यम बनाना चाहिए। एक फिर इन्हीं के जो इन्होंने प्रावधान दिया था, जो इन्होंने कार्य योजना दी थी, उसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया 1986 में और इनके प्रावधानों को लागू कर दिया गया। और क्या कर दिया गया? जो 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा कर दी गई और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई और ये हमारे जो है डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में भी शामिल कर दिया गया था, मौलिक अधिकार में भी। अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में गठित की गई है। इन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जो अभी आपका डोमेन में रखा गया है, लागू नहीं हुआ है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा फिर उस दिन इसके प्रावधानों को हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा के अन्य स्तर पर जाके इसमें जो प्रावधान किया गया है। मानसिक शिक्षा या शिक्षा के जो ये यूजीसी है इसको भी जो है विकसित करके इसके जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया है।
तो नई शिक्षा नीति के अनेक सारे प्रावधान हैं, अभी लागू नहीं हुआ है, संसद में पास नहीं हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में अभी अध्ययन छोड़ते हैं। जब भी इसमें होता है इसके बारे में हम पूरा प्रावधान डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।